शिक्षण अधिगम प्रोसेस पढ़ रहे थे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पढ़ रहे थे, तो उसी के सीक्वेंस में आज पार्ट 2 में शैक्षिक उद्देश्य पढ़ेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है, इसमें कितने स्टेप होते हैं, और जिसमें कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों को हम पढ़ेंगे और ब्लूम के शब्दों में समझेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष की व्याख्या की है। तो वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट कहो या फिर DSSPPRT कहो, यानी कि टीचिंग एग्जाम्स के पर्पज से ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं, आप चाहे बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें इन सब में भी, इस कोर्स में भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है। आप आए हैं चैनल पर पहली बार, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो उसी का ये पार्ट 2 है, जो हमने हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे थे, जिसमें हमने एक तरह से विधियों को डिस्कस किया था कि बाल केंद्रित विधि कौन सी होती है, शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी होती है। फिर उसमें से सकारात्मक विधि हम जान गए कि बाल केंद्रित विधियों को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन निम्न स्तर पर, हमें उच्च स्तर पर अपनानी होती है कौन सी विधियां, शिक्षक केंद्रित विधियां। तो ये तो था उनका डिफरेंस। अब उसी के क्रम में हम समझेंगे कि ब्लूम ने किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का प्रतिपादन किया, बताया कि बच्चों में जो पढ़ाने का, जो हमें बच्चों को पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है, तो उन उद्देश्यों को यहाँ पर डिवाइड करके बताया है, जिसमें कि हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। ये दोनों अलग है, कॉग्निटिव अलग है और कॉग्निटिव अलग है। कॉग्निटिव का मतलब ज्ञानात्मक होता है और कॉग्निटिव का मतलब होता है यहाँ पर क्रियात्मक। तो इनका डिफरेंस समझेंगे, किस प्रकार से कौन से डोमेन का संबंध किससे है, क्योंकि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाने से ही संबंधित ज्ञान प्रदान करने तक ही सीमित नहीं होता है। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। तो जब सर्वांगीण विकास करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें उसके बच्चे के ज्ञान पक्ष को ही बढ़ाने से मतलब नहीं है, हमें बच्चे के भावात्मक पक्षों को भी बढ़ाना होगा। उसके जो भाव है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी क्रिया को लेकर, ठीक है, उसके जो इमोशंस है, उसके जो भाव है, उनका भी विकास करना होगा। बात करें कि बच्चा फिजिकली अपना परफॉर्मेंस कैसे देता है, उसको वो कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव नहीं है, इस चीज पर भी हमें काम करना है, इस पक्ष पर भी हमें काम करना है। तभी बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को यहाँ पर ब्लूम ने 3 पक्षों में, 3 डोमेन में हमें बताया है, ठीक है। और तो इस तरीके से वर्गीकरण को समझते हुए आगे से इसमें सीक्वेंस में चलेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबसे पहले तो यही आपको क्लियर होना चाहिए कि जो डोमेन है उसको 3 पक्षों में डिवाइड किया गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये क्लियर हो गया। अब समझेंगे कि ज्ञानात्मक जो पक्ष है, जिसे हम संज्ञानात्मक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहे कि कॉग्निटिव जो डोमेन है, ठीक है, उसका संबंध किससे होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान को अर्जित करना, एक्वायर करने से है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम ले कि किसी चीज को प्रत्यास्मरण करना, यानी कि रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब हो जाएगा एक तरह से किसी भी जानकारी को, किसी भी सूचना को याद करना, ठीक है। पहचानना, रिकॉग्नाइज करना या फिर आत्मसात करना। जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष में हम बच्चों को जो भी जानकारी देते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। भारत में कितने स्टेट है, 28 है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, भारत की में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक, भारत का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो कौन सा है। तो इस प्रकार के जो एज इट इज मतलब फैक्ट्स है, जो सूचनाएं हैं, इस तरह का ज्ञान इस पक्ष में बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती है। तो ज्ञानात्मक पक्ष पर अगर हम बच्चों को ज्ञानात्मक पक्ष पर काम किया जाए, तो सीधी सी बात है, उसका उद्देश्य होता है बच्चों की नॉलेज बढ़ाना, बच्चों का ज्ञान बढ़ाना, ठीक है। भावात्मक पक्ष की अगर बात करें, तो भावात्मक पक्ष का अर्थ भावों से है, अर्थात छात्र किसी काम को करने के लिए कितना धनात्मक, कितना पॉजिटिव है महसूस करता है। जैसे कि वो कितना मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, वो कितना क्वेरी करता है, कितना क्वेश्चन करता है। क्योंकि जब हम ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, तो मोटिवेटेड होना ही जरूरी नहीं है,
चीजों में सीखने के लिए इंटरेस्ट लेना भी जरूरी है। इंटरेस्ट लेंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो कितना चीजें पूछ रहा है, कितना उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। जैसे एक बच्चा क्लास में तो चला गया और हमने उसको जानकारी देना शुरू कर दी, लेकिन हमें पता चला कि उसका तो भाव ही नहीं है पढ़ने का, उसकी तो इच्छा ही नहीं पढ़ने की, उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है पढ़ने का, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है क्लास में। हमने देखा वो चीजों को स्वीकार ही नहीं कर रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है। तो ये हमारा जो जानकारी हमने दी है, ये ज्ञानात्मक पक्ष ही मजबूत होगा, सिर्फ और सिर्फ भावात्मक पक्ष मजबूत न होने के कारण ज्ञानात्मक पक्ष भी कमजोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें ज्ञानात्मक पक्ष पर काम करने के साथ साथ बच्चे के भावात्मक पक्ष पर भी काम करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ सूचनाएं देने से मतलब नहीं है कि याद करके लाओ, समझ इसे जो है आपको कल मैं सुनूंगा। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चा कितना तैयार है, वो कितना मोटिवेटेड है, ठीक है, वो पढ़ाई के लिए कितना तैयार है। ये दोनों चीजों पर भी अगर हमने काम कर लिया, इन दोनों पक्षों पर भी काम कर लिया, फिर हमें ये भी साथ साथ में काम करना होगा कि बच्चे को हमें एक्टिव करना होगा, क्योंकि वो कितना क्रियात्मक है, कितना गत्यात्मक है, साइकोमोटर या फिर कोग्निटिव जिसे हम बोलते हैं। तो गत्यात्मक पक्ष का अर्थ क्रियाओं को करने से है, उदाहरणार्थ जैसे डूइंग डूइंग या फिर प्रश्नावली हल करना। जैसे कि हमने यहाँ पर बच्चों को याद करने के लिए दिया कि जितने भी भारत में स्टेट है उन सबको याद करके लाओ, ये हमने ज्ञानात्मक पक्ष का काम दे दिया। भावात्मक पक्ष के से हम उसको मोटिवेट कर दिया कि जितना अगर आप इसको याद करके लाए तो हम कल आपको एक चॉकलेट देंगे, ठीक है, या फिर कोई ना कोई प्राइज देंगे, या फिर जो है कल तुम्हें जो भी याद करके लाएगा हम उसको क्लास का मॉनिटर बना देंगे। तो बच्चा मोटिवेट भी हो गया, लेकिन वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है ना। क्रियात्मक पक्ष उसका कमजोर है कि वो उसको आलस आ रहा है उस काम को करने से, वो चार्ट नहीं बनाना चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, ठीक, वो प्रश्नावली हल नहीं करना चाहता। वो प्रश्नावली का मतलब जो हमने यहाँ पर उसको चार्ट बनाने के लिए काम दिया कि आप 28 राज्य का चार्ट बनाकर लाओ, वो तो तैयार ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमें उसके क्रियात्मक पक्ष पर भी काम करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है उसको समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके क्रियात्मक पक्ष को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो खुद से, हो सकता है उसकी ड्राइंग अच्छी ना हो सकता है उसे मतलब वैसे तो ज्ञान है, वैसे तो मतलब चीजें इंटरेस्ट वो ले रहा है, ठीक है, लेकिन उसे वो चीज बनानी नहीं आ रही है, तो उस पर भी हमें उसका काम उस पर काम करना पड़ेगा, उसका क्रियात्मक पक्ष भी हमें मजबूत करना पड़ेगा। तो ये जो तीनों के तीनों पक्ष है, डोमेन है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, जब हम इन तीनों पक्षों पर बच्चों के काम करते हैं तो हमारे शैक्षिक उद्देश्य निश्चित तौर पर, जो हमारा शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य है वो तभी सफल हो पाएगा, ठीक है। तो इन तीनों पक्षों पर काम हमें बच्चों को करना पड़ेगा, तभी हमारी शिक्षा सफल हो पाएगी। और यही ब्लूम यहाँ पर समझाना चाहते हैं। इसीलिए जो टैक्सोनॉमी ब्लूम ने दी है वो उस पर 3 पक्षों पर काम करने पर उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। तो समझिए ब्लूम के अनुसार वर्गीकरण, तो इन तीनों में से जो पहला पक्ष है जिसे ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, ठीक है, तो वैसे तो इन्होंने व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का संबंध किससे है, तो आप सीधे तौर पर दे दोगे आंसर व्यवहार के 3 पक्षों, जिसमें है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। या फिर पूछ लेगा निम्नलिखित व्यवहार के पक्षों में से, निम्नलिखित जैसे कि इसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल ज्ञानात्मक दे दिया कि ज्ञानात्मक व्यवहार के ज्ञानात्मक पक्ष से किसका संबंध है, तो आप सीधे आंसर लगा दोगे ब्लूम का, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ब्लूम ने व्यवहार के कौन से पक्ष को नहीं दिया, तो यहाँ पर 3 पक्ष हो गए। एक यहाँ पर हो सकता है कि संवेगात्मक पक्ष लगा दे इस तरीके से, या फिर निम्न में से कोई नहीं लगा दे, 4 ऑप्शन आपको देने ही उसको पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ज्ञानात्मक पक्ष भी दिया है, भावात्मक भी दिया है, क्रियात्मक भी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। अब बात करेंगे कि इन तीनों में से जो वर्गीकरण किया है ब्लूम ने, किसका किया है, प्रथम पक्ष का किया है, जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, ठीक है। तो प्रथम पक्ष पूछता है कि निम्नलिखित पक्षों में से कौन से पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किया है, तो आप आंसर दोगे किसका, ज्ञानात्मक पक्ष का।
बात हुई क्लियर। अब ये इन्होंने वर्गीकरण कब किया? 1956 में किया। कब किया? 1956 में किया। यहां तक कि आपको सभी की सभी मतलब चीजें समझ में आ गई है। अब देखो ये समझेंगे, जो इन्होंने पूरा का पूरा वर्गीकरण एक हायरार्की रूप में दिया है, एक पदीय रूप में दिया है, जिसमें चीजों का लेवल बढ़ता जा रहा है हाई। जब किसी भी चीज का लेवल बढ़ते क्रम में हो और हाई होता चला जाए तो उसको हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट ही हम उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही हम उनको संश्लेषण नहीं सिखाते, डायरेक्ट विश्लेषण करना नहीं सिखाते, बहुत निम्न स्तर से चीजों को सिखाना शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो बच्चों को, क्लास में बच्चा आता है, ठीक है, तो बच्चा आएगा तो हमें ऐसा थोड़ा ही ना है कि उसे विश्लेषण संश्लेषण प्रयोग करना डायरेक्ट कि आप प्रैक्टिकल मतलब करना उसको सिखा देंगे, नहीं, बहुत नॉर्मल बहुत बेसिक लेवल की उसको जानकारी देंगे, जिसे हम कहते हैं ज्ञान, जिसे हम कहते हैं ज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान यहाँ पर हम उसको जो है एक तरह से नॉलेज बच्चों को देंगे। क्या देंगे? नॉलेज देंगे। ठीक है, हम बच्चों को देंगे यहाँ पर ज्ञान। ठीक है, ये कैसे? मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? सीधी सी बात है, हमने बच्चों को जो भी हम सिखाएंगे तो वो कोई ना कोई एक जानकारी होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इंडिया का ही एग्जाम्पल लिया है स्टार्टिंग से ही, तो हम यहाँ पर बच्चों को एक मैप बनाएंगे और मैप के माध्यम से हम क्या करेंगे कि बच्चों को ये बताएंगे कि ये क्या है, तो वो सीधी सी बात है बता देंगे कि ये भारत देश है। ठीक है, भारत देश है। तो भारत देश की राजधानी क्या है? भारत देश की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, बच्चों ने बता दिया, हमने बच्चों को ज्ञान दे दिया। ठीक, इसमें कितने राज्य है? तो सीधी सी बात है ये संख्या हमने उसको याद करा दी कि 28 है। ठीक, यानी कि संख्यात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में या फिर सूचनात्मक रूप में हम जो भी जानकारी इसको याद करने के लिए बच्चों को देते हैं तो वो ज्ञानात्मक मतलब एक तरह से उसको हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। ये निम्न स्तरीय जो है एक तरह का निम्न स्तरीय ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि बच्चों को हम इस लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट जब बच्चों को जानकारी सिर्फ वो याद कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, जो फैक्ट्स है जो तथ्य है एज इट इज उनको याद करना है, तो वो तो हुई, वो तो आएगा ज्ञान से संबंधित। ठीक है, बात करें कि ज्ञान तो हमने दे दिया, हमने नॉलेज तो दे दी, अब उस नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाना तो पड़ेगा ना, उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बच्चों को समझाना भी पड़ेगा कि 28 राज्य है तो वो क्यों है, भारत की ये जो इस तरीके से इसका जो मैप बना है तो वो क्यों बना है, भारत की राजधानी दिल्ली है तो वो दिल्ली क्यों है। ठीक है, तो हम बच्चों को ये जानकारी देने के साथ साथ में, ज्ञान देने के साथ साथ में उनकी समझ को भी विकसित करेंगे। क्या करेंगे? उनकी समझ को भी विकसित करेंगे। तो जो बोध लेवल होता है जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव भी बोलते हैं, तो इसमें हम बच्चों की समझ को विकसित करते हैं। तो हम उन्हें बताएंगे कि ऐसा क्यों है, यानी इसमें 28 राज्य कैसे बने। तो बच्चों को हम यहाँ पर वर्गीकरण करना सिखाते हैं कि इसमें जैसे 28 राज्य है तो बड़ा राज्य कौन सा है, छोटे राज्य कौन से है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, और इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य है वो ठंडे हैं, जो दक्षिण में राज्य है वो गर्म प्रदेश है, यहाँ पर भी ये गर्म प्रदेश है। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह की जानकारी हम उनको देंगे, जिसमें बच्चे को विभेद करना हम सिखाएंगे, व्याख्या करना सिखाएंगे। ठीक है, प्रतिपादन करना सिखाएंगे। प्रतिपादन का मतलब है कि एक तरह से बच्चों को जो उस चीज को पिक्चराइज करना सिखाएंगे। ठीक है, सॉरी पिक्चराइज करना नहीं, मतलब प्रतिपादन करने का मतलब ये है कि जैसे कि बच्चों से पूछेंगे कि आप ये बताओ कि आप कोई 4 मुझे ठंडे प्रदेश गिनाओ। ठीक है, तो बच्चे 4 ठंडे प्रदेश गिनाएगा, तभी तो गिना पाएगा जब वो आप उसको जानकारी दे दोगे। ठीक है, तो जानकारी तो आपने यहीं पर दे दी थी। ठीक है, तो अब आप उसको बोध करा चुके हो, तो सीधी सी बात है बोध करा चुके हो तो बता चुके हो ना यहाँ पर ये वाला एरिया ठंडा होता है, तो सीधी सी बात है अब आपने ये भी बता दिया है कि कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। जब ये बता दिया तो सीधी सी बात है आपको 4 ठंडे प्रदेश गिना देगा। तो ये होता है प्रतिपादन करना। ठीक है, तो इस तरीके से वो उदाहरण भी दे देगा, एग्जाम्पल भी दे देगा आपको।
बात करें कि प्रयोग की, प्रयोग इसके भी बोध से थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है कि जब आप जानकारी भी दे चुके हो, आप बच्चों को समझा भी चुके हो कि ऐसा क्यों होता है, तो प्रयोग करने की जब बात आएगी तो प्रयोग करने में ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों से पूछो कि अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टाइम जब गर्मी की छुट्टी पड़ेगी तो आप कहाँ घूमने जाओगे, या फिर आप कौन कौन से प्रदेश में अभी घूम चुके हो और नेक्स्ट आपका प्लान कहाँ है। ठीक है, तो या तो बच्चे जब घूमने जाए या फिर बताएं कि गर्मियों की छुट्टी है तो सीधी सी बात है ठंडे प्रदेशों में घूमने जाएंगे, तो अब बच्चे बताएंगे कि इस तरीके से हम वहां पर घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रयोग है और जिसमें एक तरह से बच्चे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि और नेक्स्ट टाइम जब भी वो कहीं घूमने जाए तो वो जरूर इस चीज को जो है महसूस करेंगे कि अच्छा यहाँ पर इस प्रदेश को ठंडा बताया गया तो वाकई यहाँ पर कितना ठंड है और यहाँ पर मतलब किस तरीके की वनस्पति है या फिर जो भी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हमने बच्चों को ज्ञान कराया, हम बच्चों को पेड़ के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को हम पेड़ पौधे, झाड़ियां, बेल, इन सब के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने बच्चों से पूछा आसपास के मतलब चीजों के बारे में और उनको बताया कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है सामने, हम उनको ले गए, हमने बताया कि ये पत्ती होती है, ये तना होता है, ये इसकी जड़ होती है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो स्टेम निकला होता है इस पर ये पत्तियां होती है। तो ये हमने उनको जानकारी दे दी, ये इनको ज्ञान दे दिया। फिर हम उनको बोध कराएंगे, बोध ये कराएंगे कि ये जो पत्तियां हैं इनका जो कलर है वो ग्रीन क्यों है, वो हरा क्यों है, और ये जीवित कैसे रहती है, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इस वजह से ये ग्रीन होता है। तो ये हमने उनको बोध भी करा दिया। ठीक है, बोध करा दिया, जानकारी भी दे दी, बोध भी करा दिया कि ऐसा होता क्यों है। इंडोर पौधे कौन से होते हैं, आउटडोर पौधे कौन से होते हैं, जो मतलब एक तरह से धूप के पौधे जिनको बोलते हैं, ये हमने उनको करा दिया। फिर नेक्स्ट डे हमने उनको प्रयोग करने को बोला। प्रयोग करने को बोला तो सीधी सी बात है, हमें उन्हें या तो पौधे लाने पड़ेंगे या तो उनको बोलना पड़ेगा कि अपने घर में पौधे लगा के देखो। ऐसे धूप के पौधे अलग, इंडोर पौधे अलग जो कि छांव में होते हैं, जो आपके अंदर रूम में होंगे, या फिर आप घर से पौधे लाओ, पौधे लाकर प्रिंसिपल रूम में लगा दो, स्टाफ रूम में लगा दो, कुछ पौधे बाहर गार्डन में लगा दो। ठीक है, फील्ड में लगा दो। तो इस तरीके से बच्चे प्रयोग करके देखेंगे, पौधे लगाएंगे जिसमें कि वो देखेंगे कि जो जड़ है, छोटे पौधे को कितना पानी चाहिए, बड़े मतलब झाड़ी जो होती है उसको कितना पानी हमें डालना है, बड़े पौधे को कितना पानी डालना है। ठीक है, और धूप के पौधे कौन से होते हैं और छांव के पौधे कौन से होते हैं, वो इसी तरीके से उन पौधों को लगाएंगे। तो वो प्रयोग भी उन्होंने साथ साथ में करके देखा है। विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब अब उन्हें समझ में आ गया है, फल वाले पौधे कौन से होते हैं, बिना फल वाले कौन से होते हैं, झाड़ी किसे कहेंगे, पेड़ किसे कहेंगे, बेल किसे कहेंगे, ये विश्लेषण, ये वर्गीकरण उनको हमने करना सिखा दिया है। विश्लेषण के माध्यम से वो पेड़ों की जो मतलब एक तरह की किस्म होती है उन्हें बांट पाएंगे, उनको वर्गीकृत मतलब कर पाएंगे। ठीक है, और एक तरह से कंपैरिजन कर पाएंगे, तुलना करना वो सीख जाएंगे। ठीक, बात करें कि इसका लेवल जब हम बढ़ाते हैं संश्लेषण करना, तो संश्लेषण प्रक्रिया में हम बच्चों को जो हम समझ भी विकसित करा चुके हैं, प्रयोग भी करके बच्चों ने देख लिया है, विश्लेषण भी वो जान गए हैं, डिफरेंस जान गए हैं पौधे में, झाड़ी में, और एक तरह से बेल में या फिर बड़े पौधे में, जड़ वाले जिसकी ज्यादा गहरी जड़ होती है, किसकी कम होती है। तो ये सब उन्होंने प्रयोग करके देख लिया, विश्लेषण भी उनको समझ में आ गया है। अब वो विविध करना सीख गए हैं। ठीक है, इससे पहले भले ही उनको नहीं आता हो लेकिन अब वो सीख गए हैं। अगर वो इतना सब कुछ सीख चुके हैं तो वो ये देखेंगे कि इन सब में इन सब पौधों में कोई समान बात क्या है। संश्लेषण हम उसको कहते हैं सार निकालना, निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष ये निकालेंगे, सीधी सी बात है कि सभी पौधे क्या है, किस पर आधारित है, वो जो जिंदा रहते हैं, वो जो सांस लेते हैं, तो वो किस पर आधारित है। तो सीधी सी बात है, निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी पौधे जो है एक तरह से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आधारित है। इसी वजह से वो जो है जीवित रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी में अपना भोजन बना पाते हैं। तो सीधी सी बात है, निष्कर्ष यानी कि संश्लेषण करना भी वो सीख गए। ठीक, और मूल्यांकन, मूल्यांकन में यह है कि जब सब तरह की जानकारी उनको प्राप्त हो चुकी है तो सीखे हुए ज्ञान को उन्होंने कितना मतलब हमने जो उसको उनको ज्ञान दिया है, जितना भी मतलब जानकारी दी है, प्रयोग करके दिखाया है, विश्लेषण करना सिखाया है,
तो उन्होंने सीखे हुए ज्ञान को कितना प्राप्त किया है, तो मूल्यांकन में वो सब उन्होंने कितना आत्मसात किया है, ये सब देखा जाता है, इस सब को मेजर किया जाता है। तो हम उनको टेस्ट देंगे या फिर उनका जो है एक तरह से मौखिक प्रश्न उनसे पूछेंगे या फिर परीक्षण लेंगे, किसी भी तरीके से उनका मूल्यांकन हम करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या वो चूज करना जान गए हैं। चूज करना मतलब एक तरह से चुनना, एक तरह से चुनना कि क्या वो चुन पाएंगे कि अगर मैं उनके सामने किसी भी तरह के पौधा रख दूं अब संश्लेषित करके इकट्ठा, और या फिर इकट्ठे कोई क्वेश्चन दे दूं, तो वो क्या उनमें से निकाल पाएंगे, 4 ऑप्शन में से वो ढूंढ पाएंगे कि धूप का पौधा कौन सा है और छांव का पौधा कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से तो मूल्यांकन सबसे हाई लेवल का, सबसे लास्ट लेवल का जो है उद्देश्य होता है। ठीक, और चुनने में एक तरह से निर्णय लेना इसका एक पक्ष होता है कि क्या वो निर्णय ले पाएंगे कि इसमें जो है मतलब लंबा जीवन किस पौधे का रहेगा, छोटा जीवन किस पौधे का रहेगा, फल कौन सा पौधा देगा, कौन सा पौधा फल नहीं देगा। तो इस तरीके से डिसीजन पर वो क्या पहुंच पाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने हमारा जो बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है वो ज्ञान से स्टार्ट होता है और वो मूल्यांकन पर जाकर समाप्त होता है। ठीक है, हम बच्चों को हर तरह की जानकारी देते हैं, हर तरह के से बोध कराते हैं, फिर उनको प्रयोग करके दिखाते हैं और उनसे विश्लेषण कराना उनको सिखाते हैं, संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं और लास्ट में करते हैं उनका मूल्यांकन। तो ये ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य के ये 6 के 6 जो पद है, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो ये निम्न स्तरीय पद है ज्ञान, ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष का निम्न स्तरीय पद कौन सा है, तो आप कहोगे ज्ञान है। उच्च स्तरीय पद कौन सा है, तो मूल्यांकन है। या फिर उच्च स्तरीय प्रक्रिया पूछ लेगा कि ज्ञानात्मक पक्ष की उच्च स्तरीय प्रक्रिया क्या होती है, तो मूल्यांकन है। निम्न स्तरीय प्रक्रिया क्या होती है, तो ज्ञान है। अगर पूछ ले कि ज्ञानात्मक पक्ष में बोध से आप क्या समझते हैं, बोध से, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों में समझ को विकसित करना, बच्चों को ये सिखाना कि कोई भी चीज जो जैसे हमने किसी उसको सूचना दी है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, बच्चों को हम जो है उनमें समझ विकसित करने के साथ साथ में बच्चे व्याख्या कर पाए कि ऐसा क्यों है। ठीक है, प्रतिपादन करना इसका एक पक्ष होता है, उदाहरण देना, उदाहरण दे पाए। ठीक, अगर कोई महाराष्ट्र जैसे सबसे बड़ा राज्य हो गया तो उसके जैसा कोई दूसरा देश में राज्य कौन सा हो सकता है, वो उदाहरण दे पाए उसके बराबर कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कुछ मतलब पूछेगा कि संकेत करना, संकेत ये पूछेगा कि संकेत करना जो पक्ष है वो किससे संबंधित है, प्रयोग से, ज्ञान से या फिर बोध से, तो आप कहोगे बोध से। ठीक है, बच्चा संकेत कर पाएगा ना, बता पाएगा ना। अगर आपसे आप उनसे पूछो कि गर्म क्षेत्र कौन सा है, ठंडा क्षेत्र कौन सा है, आप उसे जानकारी यानी बोध करा चुके हो। ठीक है, तो क्या अब वो बता नहीं पाएगा, बिल्कुल बता पाएगा। वो संकेत जो आपने उसे दिए हैं, आपसे अगर आप उनसे पूछ लो कि जम्मू कश्मीर किस प्रकार का राज्य होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो सीधी सी बात है वो संकेत जो आपने उसे दिए थे उस आधार पर वो बता देगा कि हाँ ठीक है जम्मू कश्मीर ठंडा जो है प्रदेश है। ठीक, इस तरीके से जो है ये इसके तत्व होते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको देना अगर कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा कि जो हम पार्ट 2 में करेंगे मतलब जो भावात्मक पक्ष है, क्रियात्मक पक्ष है, उनके किसी तत्वों को उठाएगा और इसमें सम्मिलित करके आपसे पूछेगा। जैसे कि पूछ सकता है कि आकलन, निम्नलिखित में से मूल्यांकन आपको दे देगा एक ऑप्शन में, फिर संश्लेषण दे देगा, संश्लेषण दे देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑप्शन 3 में आकलन दे देगा, फिर प्रयोग दे देगा। तो अब पूछेगा निम्नलिखित में से ज्ञानात्मक पक्ष का एक तत्व नहीं है। तो सीधी सी बात है, ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान आएगा, बोध आएगा, प्रयोग आएगा, विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा, मूल्यांकन आएगा। तो आपने देख लिया मूल्यांकन है, आपने देख लिया संश्लेषण है, आपने देख लिया प्रयोग भी है, लेकिन आकलन नहीं है ना। आकलन नहीं, तो सीधी सी बात है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये जानकारी याद करनी पड़ेगी जो अभी हमने एक तरह से अभी जो मैं कह रही हूँ आपको याद करने के लिए, वो मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान लेवल का चीजों को याद करने के लिए। ठीक है,
तो आपको ये जानकारी याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और जब आपका प्रयोग का यानी कि जब आपका एग्जाम होगा आप इसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। घर आकर आप उसका विश्लेषण भी करेंगे, कितने सही हुए कितने गलत हुए। संश्लेषण में फाइनली आपके 90 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, संश्लेषण वो होता है। मूल्यांकन वो होता है आप लास्ट में पास होते हैं फेल होते हैं जो कुछ भी है, तो वो आपका मूल्यांकन होगा, ठीक। तो अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप जब टेस्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, टेस्ट में आप जो है अपना बोध करेंगे, मैं कितना सही कर पा रही हूँ कितना गलत कर पा रही हूँ, वो आपका बोध होगा। प्रयोग जब आपका एग्जाम होगा आप उसे प्रयोग भी करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपके एग्जाम से ही जुड़ा हुआ है, उसी के आधार पर आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, आप इसे जरूर याद करेंगे और समझेंगे भी, और जरूर इसका प्रयोग मतलब इसे प्रयोग में लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड पार्ट जो रहेगा ज्ञानात्मक वो भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष से संबंधित रहेगा, फिर उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी से लेना चाहूंगी विदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आए, बाकी लोगों के साथ भी इसे जरूर साझा करें, ठीक। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अपना जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।